स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था मोदी सरकार के खिलाफ। यूजुअली नो कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है जब सरकार को गिराना होता है, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, जो एनडीए है, जो सरकार है, उनके पास 300 से ज्यादा सीट्स इस समय हैं, तो गिराना तो नामुमकिन था इस समय। लेकिन क्या हुआ है कि 3 दिन तक इसको लेकर बहस चली है और सबसे आखिरी में पीएम मोदी ने यहां पर बोला है। जब पीएम मोदी ने यहां पर अपना स्पीच दिया, तब उन्होंने यहां पर एक चीज का जिक्र किया और वो था कच्चाथीवू आइलैंड। जी हां, कच्चाथीवू द्वीप। तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी ने ये जो आइलैंड है वो श्रीलंका को दे दिया था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बताने वाला हूं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेशली एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, कि ये मामला था क्या, ये आइलैंड कहां पर है, श्रीलंका भारत का इससे क्या रिलेशन है। काफी कुछ हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय, जो कि आज भी आपको तमिलनाडु की जो सरकार है, तमिलनाडु के जो लोग हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देता हूं। आज से देखिए, जब भी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे आता है, स्टडी IQ का सबसे बड़ा सेल आता है पूरे साल का। तो आप देख सकते हो यहां पर सबसे कम दाम पर जो भी कोर्सेज आपको लेना है, चाहे ऑप्शनल के बैचेस हो गए या आप कॉम्बो लेना चाहते हो, इस समय आपको पता है कि 11 अगस्त से, आज से ही 3 लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी में या फिर इंग्लिश, कोई भी लीजिए। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से इस दाम पर आप ये कोर्सेज को अवेल कर सकेंगे। एक बड़ा मौका है, 15 अगस्त तक आप इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, जो कि एनडीए की जो सरकार है, पीएम मोदी की सरकार है, उसके खिलाफ लाया गया था। यह बेसिकली क्या हुआ था कि जो कांग्रेस पार्टी के MP हैं गौरव गोगोई, जो आसाम से आते हैं, फिर उसके साथ साथ जो तेलंगाना की पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, पहले ये TRS हुआ करती थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब ये BRS हो गई है। तो इन लोगों के द्वारा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था पिछले हफ्ते और कहा कि 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में यहां पर जो वार्ता है इसको लेकर वो होगी। तो 3 दिन तक ये चला और सबसे लास्ट में पीएम मोदी बोलते हैं। तो क्या हुआ था कि हम सबको पता है, आप देख सकते हो कि इस समय लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत है। जो सरकार है, एनडीए है, उसके पास 332 सीट है। तो सरकार गिरना तो पॉसिबल था ही नहीं, ये सबको पता था। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि हाँ, ये तो गिरना नहीं था, हम तो बस इसलिए लाए थे ताकि मणिपुर को लेकर कुछ चर्चा हो सके, पीएम मोदी इसके बारे में बोले। तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। कल पीएम मोदी का जो भाषण था, वो अभी तक के इतिहास में, आजादी के बाद से आप देखोगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी लाया गया है तो पीएम बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या था, रिकॉर्ड था लाल बहादुर शास्त्री जी के पास। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ भी लाया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन। तब उन्होंने 2 घंटे 12 मिनट यहां पर बोला था लोकसभा के अंदर। उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने बोला है 2 घंटा 13 मिनट, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 90 मिनट के बाद क्या हुआ, जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो जो ऑपोजिशन पार्टी है, स्पेशली कांग्रेस, आप देख सकते हो, वो वॉकआउट कर गई। उनका ऐसा कहना था कि 90 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं, पीएम मोदी ने मणिपुर पे अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। खैर, जैसे ही यहां पर ऑपोजिशन पार्टी वॉकआउट की, उसके कुछ ही मिनटों बाद जो है पीएम मोदी ने मणिपुर के ऊपर भी यहां पर बोल दिया था, ठीक है। तो ये समझिए। अब देखिए, पीएम मोदी के खिलाफ ये जो सरकार है, उनके खिलाफ दूसरी बार ऐसा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। पिछली बार 2018 में आया था, आंध्र प्रदेश का स्पेशल कैटेगरी को लेकर कुछ इश्यूज था, लेकिन वो भी पास नहीं हो पाया था, जैसा कि आप सबको पता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको सस्पेंड किया गया है जो है लोकसभा से। ये आप देख सकते हो, अधीर रंजन चौधरी जी, उनके खिलाफ आरोप यह लगा कि पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान जब भी यहां पर सरकार की तरफ से कुछ बोला जा रहा था, वो बार बार जो है रोक रहे थे, कुछ चीजें अपनी तरफ से बोल रहे थे। तो उनका जो मामला है वो प्रिविलेजेस कमेटी को भेज दिया गया है और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। खैर, यहां पर अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पीएम मोदी ने क्या क्या बोला। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी आता है, ये हमारे लिए लक होता है, जब भी लाया गया ये हमारे फायदेमंद में रहा है। हम आशा करते हैं कि 2028 में भी आप लाओगे। तो बेसिकली वो इंडिकेट कर रहे थे कि अगली बार भी वही चुन कर आएंगे, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो भी वही चुन कर आएंगे। मणिपुर पर देखिए, यहां पर सबकी निगाहें थी कि मणिपुर पर क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो भी कुछ हुआ है, स्पेशली महिलाओं के खिलाफ,
वो बहुत ही सीरियस क्राइम है एंड इट इज अनफॉरगिवेबल। और उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पूरी पॉसिबल कोशिश कर रही है कि कड़ी से कड़ी सजा यहां पर जो भी दोषी है उसको यहां पर दिया जाए। एंड ही ऑल्सो सेड कि आई वांट टू अश्योर द पीपल ऑफ द कंट्री, पूरे देश को मैं अश्योर करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो शांति है मणिपुर के अंदर रिस्टोर की जाएगी विथ न्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उन्होंने मणिपुर के लोगों से भी कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वहां पर लोग हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। ये जो पूरा संसद है, पार्लियामेंट है, वो उनके साथ खड़ा है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हम पीस रिस्टोर करेंगे और डेवलपमेंट की राह पर मणिपुर फिर से आगे निकलेगा। अब देखिए, यहां पर जब स्पीच दे रहे थे पीएम मोदी, तब उन्होंने एक और चीज कहा। देखिए, लगातार वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ कुछ बोल रहे थे, तब उन्होंने यहां पर यह कहा कि देखिए, कांग्रेस ने देश का बंटवारा तो किया ही है, 3 पार्ट में बांटा है। बेसिकली उनका इशारा था कि एक तो भारत था ही है, फिर पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, आपको पता है। तो 3 हिस्से में कांग्रेस पार्टी ने बांटा था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर भी अटैक किया और यह कहा कि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तब कच्चा थीवू जो आइलैंड है उसको इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को दे दिया था, ऐसा पीएम मोदी ने यहां पर आरोप लगाया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो डीएमके की सरकार है, जो कि इस समय जो ऑपोजिशन का अलायंस है ना, इंडिया जो उन्होंने बनाया है, तो डीएमके की जो सरकार है वो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को, पीएम मोदी को लिखते रहते हैं कि प्लीज ये जो कच्चा थीवू आइलैंड है इसको वापस भारत के पास लाइए। और ये बात सही है, मैं आपको बता दूं, अगर आप देखोगे रिसेंटली क्या हुआ था कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वो आए थे भारत के दौरे पर। उस समय भी आप देख सकते हो, अभी रिसेंट की बात है, पिछले महीने 20 जुलाई को जो स्टालिन है, जो एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने पीएम मोदी को लिखा था एंड कहा था कि ये जो कच्चा थीवू आइलैंड का मामला है इसको प्लीज आप उठाइए, क्योंकि जिस तरह से मछुआरों को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है श्रीलंका के द्वारा, प्लीज ये जो इशू है आप उसको उठाइए। अब क्वेश्चन ये है कि कच्चा थीवू, क्योंकि जब पीएम मोदी ने इसके बारे में मेंशन किया, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में शायद पता नहीं था। तो ये है क्या, वो मैं अब आपको बताता हूं। कच्चा थीवू आइलैंड जो है बेसिकली एक अनइनहैबिटेटेड आइलैंड है, मतलब वहां पर यूजुअली कोई रहता नहीं है, जाते हैं लोग फिर वहां से आ जाते हैं। अब है कहां पर, ये मिलेगा आपको पार्क स्ट्रेट में। ये देख सकते हैं, आपको रामेश्वरम पता ही होगा, इधर तमिलनाडु है, भारत है, और इस साइड है आपका श्रीलंका। यहां पर रामेश्वरम है, यहां पर आपको पता होगा एडम्स ब्रिज हो गया, और ये आप जो देख रहे हो ना, जो पार्क स्ट्रेट है, पार्क स्ट्रेट बेसिकली एक ऊपर जो है बे ऑफ बंगाल हो गया और नीचे अरेबियन सी हो गया, तो दोनों को एक प्रकार से यहां पर कनेक्ट करता है जो पार्क स्ट्रेट है। यहां पर जो आप देख रहे हो श्रीलंका और भारत के बीच में ये जो आइलैंड सा है डॉट जैसा, यही है आपका कच्चा थीवू आइलैंड। और ये मैं आपको बता दूं, 1976 तक इसको लेकर विवाद था। विवाद क्यों था? भारत भी इसको क्लेम करता था और श्रीलंका भी इसको क्लेम करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि भारत और श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम एग्रीमेंट हो गया। मैरीटाइम बेसिकली क्या होता है, देखो आपने देखा होगा, सुना होगा, जो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है उसके हिसाब से अगर आपकी जो लैंड बाउंड्री है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक, आपको पता होगा, वहां तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, मतलब आप उसको क्लेम कर सकते हो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये हो गया कि वहां पर अगर आप कोई मछुआरा है, कोई भी जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, आप उसका 200 नॉटिकल माइल्स तक अपने लैंड बाउंड्री से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए जैसे कि ये श्रीलंका का केस है, यहां पर दोनों लोग क्लेम कर रहे हैं, भारत का भी ये वाला बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, तो कई बार क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। श्रीलंका क्लेम करता है 200 नॉटिकल माइल्स, तो यहां तक है, हम यहां तक क्लेम करते हैं, भारत क्लेम करेगा कि नहीं ये तो यहां तक है, हम तो यहां तक क्लेम करते हैं। तो क्या होता है, इसकी वजह से यहां पर चीजें ओवरलैप हो जाती हैं। तो उन्हीं में से एक मामला था कि ये कच्चा थीवू आइलैंड का, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये मामला जैसा मैंने आपको बोला 1976 तक काफी ज्यादा विवाद में था। भारत भी इसको क्लेम करता था और श्रीलंका भी क्लेम करता था। लेकिन जो मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये जो कच्चा थीवू आइलैंड है वो चला गया था श्रीलंका के पास। इसको मैं थोड़ा सा और आपको इतिहास से बता देता हूं। ये अगेन आप देख सकते हो, यही आइलैंड है। बताया जाता है कि अनइनहैबिटेड है, कोई यूजुअली रहता नहीं है, लोग जाते हैं आते हैं। लेकिन यहां पर अब कई सारे एक्सपर्ट्स और जो वॉइस रेस की जाती है तमिलनाडु के द्वारा, उनका यही है, उनका कहना है कि जब हम यहां पर जाते हैं, स्पेशली अगर आप देखोगे ना, तो कई सारे जो मछुआरे हैं वो यहां पर फिशिंग वगैरह करते रहते हैं। और आपने सुना होगा ना कई बार कि श्रीलंका की अथॉरिटीज ने डिटेन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया हमारे मछुआरों को। वो यूजुअली यही होता है कि जब वो इस साइड जाते हैं उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, उनके एरिया में, तो यहां पर जो श्रीलंकन अथॉरिटीज हैं कई बार मछुआरों को अरेस्ट कर लेती हैं। तो यहीं से ये पूरा मामला आता है, ये जो कच्चा थीवू आइलैंड है। इसका इतिहास मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखो, ये जो आइलैंड है, बताया जाता है कि 14th सेंचुरी में वोल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म हुआ था। जी हां, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ये बना था 14th सेंचुरी में, ऐसा बताया जाता है। और ये बिलोंग करता था
पहले अगर आप देखोगे तो जो राजा थे रामनाथ के, ठीक है, जो कि इस समय रामनाथपुरम से कहा जाता है तमिलनाडु में, और वो उसको ओन करते थे। लेकिन आगे चलकर ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आ जाता है। ब्रिटिशर्स के टाइम में आपको पता है जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ये पूरा जो आता था वहां पर जो है ये चला जाता है। फिर 1921 में क्या होता है कि दोनों श्रीलंका और इंडिया दोनों इस आइलैंड को क्लेम करते हैं फॉर फिशिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पर रिसोर्सेज, जो मछुआरे हैं, फिशिंग है, हाई क्वालिटी के जो फिशेज वगैरह हैं वहां पर पाया जा सकता है। तो इसी की वजह से जो है 1921 से ये पूरा विवाद होता रहा और वो अनसेटल्ड था। 285 एकड़ का पूरा लैंड है बताया जाता है, ये जो पूरा आइलैंड है, और ये दोनों के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता था। 1976 तक आप देखोगे तो भारत और श्रीलंका दोनों ही इसको एडमिनिस्टर करते थे ब्रिटिश रूल के दौरान। अब क्वेश्चन ये है कि इशू क्या है इसको लेकर। जैसा कि मैंने बताया 1976 तक विवाद चलता रहा, फिर भारत ने श्रीलंका के साथ मैरीटाइम एग्रीमेंट कर लिया। 1974 से 76 के बीच में कई सारे एग्रीमेंट हुए थे जिसमें मैरीटाइम एग्रीमेंट था। और इसी समय क्या होता है आप देख सकते हो, मैरीटाइम एग्रीमेंट में आप देख पाओगे ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये बाउंड्री बना दी गई, मतलब कि एक वर्चुअल बाउंड्री है। आप कोई समुद्र में तो बाउंड्री बना नहीं पाओगे, लेकिन ऐसा लाइन बना दिया गया कि इस साइड श्रीलंका का पूरा वाटर होगा और इसके इस साइड जो है भारत का वाटर होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह हुआ कि कच्चा तीवू, ये जो आइलैंड है, वो बेसिकली चला गया श्रीलंका के साइड। पहले भारत के मछुआरे वगैरह जाया करते थे, यहां पर चीजें हुआ करती थी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। तो अब क्या हुआ कि यहां पर जो फिशिंग राइट्स है वो चला गया श्रीलंका के पास। लेकिन हां, ये आइलैंड क्योंकि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट था, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट था, तो वहां पर क्या है कि अगर मान लो मछुआरे नेट ड्राइंग वगैरह के लिए, रेस्टिंग के लिए, कुछ चीज के लिए जाते हैं, या फिर कोई जो रिलीजियस चीजें होती हैं, वहां पर कोई सेंट एंथनीज फेस्टिवल होता है, तो उसको लेकर भी मछुआरे अभी भी जा सकते हैं, मतलब बिना कोई पासपोर्ट वगैरह के वो आराम से उस आइलैंड तक जा सकते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा वो इशू नहीं होता। लेकिन हाँ, जो मेन चीज है ना, फिशिंग राइट, ये वहां से चला गया और ये मिल गया श्रीलंका को। और इसी की वजह से अब देखो क्या होता है ना कि जब ये पूरा मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ, तो मान लो अगर जो मछुआरे हैं वो यहाँ तक फिशिंग करने आते हैं, अपने एरिया में फिशिंग करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है ना, आप कब तक फिशिंग यहाँ पर करोगे, कब तक ये रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो मछुआरे क्या है, और डीप वाटर में जाते रहते हैं। और जैसे ही वो मैरीटाइम ये वाला जो बाउंड्री क्रॉस करते हैं, फिर यहाँ पर क्या होता है, श्रीलंका की अथॉरिटीज उनको कई बार अरेस्ट कर लेती हैं। तो उनकी तो रोजी रोटी है, जो मछुआरे हैं, तो वो तो कितना भी चले जाएंगे आगे, उनको जब तक नहीं लगेगा कि उनको फिशिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो वो तो उनके रोजी रोटी के लिए वो जाते रहते हैं। तो जब तक वहां पर रिसोर्सेस था तब तक ठीक था। लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि मछुआरे आगे जाने लगे, श्रीलंका की अथॉरिटीज अरेस्ट करने लगी, तब से ये जो पूरा मामला है और ज्यादा गहरा गया, स्पेशली भारत की तरफ से। अब इसी की वजह से सेंट्रल और तमिलनाडु के बीच में यहां पर पूरा विवाद होता रहता है। देखो 1974 में मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ, श्री माओ बंदर नाइके, उनके साथ यहां पर एग्रीमेंट कर लिया। अब इसके खिलाफ 1991 में आप देखोगे तो तमिलनाडु की असेंबली ने यहां पर रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया, पास किया और डिमांड किया कि ये जो कच्चा तीवू आइलैंड है ये भारत के पास वापस आना चाहिए। 2008 में आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर जो थी उस समय की तमिलनाडु की जयललिता जी, उन्होंने भी यहां पर इसको लेकर मांग उठाई थी और उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, और कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्रीलंका के साथ जो 2 ट्रीटीज की हैं मैरीटाइम एग्रीमेंट, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, वो इस समय भी चल रहा है। जी हां, वो इस समय भी अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि तमिलनाडु कहता है कि ये आइलैंड हमें वापस मिलना चाहिए। खैर, अगर आप हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर इसके बारे में जिक्र है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था श्रीलंका और भारत के बीच में 1974 और 76 में, तो इसमें ये जो कच्चा तीवू आइलैंड है वो श्रीलंका के साइड में आता है। तो एक तरह से देखो, जो एग्रीमेंट वगैरह हुआ उसके हिसाब से तो ये श्रीलंका के पास चला गया, लेकिन तमिलनाडु अब इसको मांग करता था और उसी के बारे में पीएम मोदी ने कांग्रेस के ऊपर अटैक करते हुए इसके बारे में जिक्र किया था। तो आई होप कि आपको इस आइलैंड के बारे में अच्छे से डिटेल से समझ में आ गया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग था। जैसे ही कल स्पीच आया इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था उतनी चीजें, तो इसके बारे में रिसर्च किया और मैंने सोचा कि आपको डेफिनेटली इसके बारे में बताना चाहिए। एंड यू नेवर नो कि कहां से यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ये जो लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन या फिर लॉ ऑफ द सी ट्रीटी कहा जाता है यूनाइटेड नेशन का, ये
कब से आया था, कब से फोर्स में आया था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 15 अगस्त तक आपके पास टाइम है, जो भी बैचेस लेना चाहते हो। और मैं तो कहूंगा कि आज से ये बैचेस स्टार्ट हुए हैं, आपके पास बड़ा मौका है, आप इसको ले सकते हैं। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।